नमस्कार सर्व शिक्षक बंधू आणि भगिनींनो, आज आपण आपल्या टी पहिल्याच प्रयत्नात उत्तीर्ण किंवा पहिल्याच प्रयत्नात पास हा जो उपक्रम आपण हाती घेतलेला आहे. आपण इथून मागे 4 तासिका अभ्यासलेल्या आहेत आणि आज आपण हिंदीच्या जे काही व्याकरण आहे ते हिंदी व्याकरणाच्या काही तासिका आपण त्यामध्ये ॲड करत आहोत. अशा प्रकारे आपण जेवढे काही आपले CET किंवा TETला जे काही विषय आहेत त्या प्रत्येक विषयावर आपण अशा प्रकारे तासिका घेऊन त्या आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा माझा प्रयत्न आहे, जेणेकरून आपण ही जे काही आपल्या समोर एक आपल्याला स्वतःला सिद्ध करायचं आहे की आपण या ठिकाणी सेवेमध्ये राहू शकतो. यासाठी आपल्याला आपले जे काही प्रयत्न आहेत ते प्रयत्न कमी पडू द्यायचे नाही. म्हणून या ठिकाणी माझे सर्व शिक्षक बांधव आणि भगिनी या TET असो की CET असो हे पहिल्याच प्रयत्नात उत्तीर्ण कसे होतील यासाठी माझा प्रयत्न आहे. तर आपण तर प्रयत्न करतच आहात, परंतु आपल्या सोबतीला मी आणखी काही गायडन्स करू इच्छितो. तर आज आपण या ठिकाणी हिंदी विषयाला सुरुवात करत आहोत. हिंदी व्याकरण जे आहे, हिंदी व्याकरणही तितकंच महत्त्वाचं आहे, म्हणून आज आपण हिंदी व्याकरणाला सुरुवात करूया. तर हिंदीमध्ये आपण शब्द के भेद जे आहेत, शब्द के भेद ज्याला आपण मराठीमध्ये शब्दाच्या जाती म्हणतो, तर त्या ठिकाणी आपण घेऊन आलेलो आहोत संज्ञा. आपण सगळ्यात अगोदर काय बघणार आहोत? संज्ञा. तर शब्द के भेद यामध्ये आपण आज संज्ञा और संज्ञा के भेद. संज्ञा म्हणजे काय? ज्याला मराठीमध्ये आपण नाम म्हणतो, हिंदीमध्ये त्याला संज्ञा म्हटलं जातं. तर या ठिकाणी संज्ञा और संज्ञा के भेद जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं और मराठी में हम नाम कहते हैं. तो संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे. देखो, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या उनके अंदर, प्राणी या हम जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जो भाव या भावनाएं होती है उनका बोध होता है. उनके लिए कुछ शब्द हमने रखे हैं, उन शब्दों को संज्ञा कहते हैं. म्हणजेच काय? तर एखाद्या व्यक्ती, वस्तू, ठिकाण, प्राणी आणि त्यांच्यामध्ये असणाऱ्या भावभावना यांच्यासाठी जे काही शब्द, जे काही नाव ठेवलेलं आहे त्याला आपण नाम असं म्हणतो. त्यालाच हिंदीमध्ये संज्ञा असं म्हटलं जातं. मध्ये मध्ये या ठिकाणी मी तुम्हाला मराठीमध्ये सुद्धा स्पष्टीकरण देणार आहेत, कारण काही हिंदी शब्द जे असतात ते आपल्या कानावरून गेलेले नसतात किंवा गेलेले असतील तर आपण त्याचं विस्तरण झालेलं असतं. जैसे पेड़, पर्वत, नदी, पाठशाला, लड़का, अमर, गंगा, हिमालय, अच्छा, बुरा, बचपन, जापान, सोना, पानी, दूध, खुशी, ईमानदारी, सेना, सभा, कक्षा और आदि. ऐसे कितने बहुत सारे तरह के नाम जैसे संज्ञाएं होती है उनके बारे में हम या इस तासिका में जानने वाले हैं. तो आपने यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आपने लिया होगा संज्ञा क्या होती है. संज्ञा के बारे में आप जान चुके हैं. जैसे किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या किसी जगह को, स्थान को हमने जो नाम रखा है उसे हम संज्ञा कहते हैं. अब इन संज्ञा के कुछ प्रकार होते हैं. तो संज्ञा के प्रकार जैसे हिंदी में भेद कहते हैं. संज्ञा के जो भेद होते हैं वह भेद कौन से हैं उनके बारे में हम जानेंगे. म्हणजेच काय? तर संज्ञा ज्या आहेत, संज्ञाचे प्रकार किती आहेत ते आपण बघूया. सबसे पहले हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा. पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा. जिस संज्ञा से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है उस शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. यानी कोई ऐसा शब्द जिनकी वजह से उनकी पूरी जाति का हमें एहसास होता है, बोध होता है, उस शब्द को हम संज्ञा कहते हैं. मराठी में क्या कहेंगे की एक ज्या शब्दामुळे त्या संपूर्ण जातीचा म्हणजे समान गुणधर्म असलेल्या जातीचा बोध होतो त्याला आपण संज्ञा असं म्हटलं जातं. जैसे इनमें जो गुणधर्म होते हैं वह जो होते हैं वह एक समान होते हैं. समान गुणधर्म वाले जितने भी कैरेक्टर होते हैं उन्हें हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे लड़का, देखो कोई लड़का है, किसी लड़के का हम जिक्र करते हैं, लड़का कहते हैं, तो लड़का कहने के बाद हमारे सामने कई तरह के लड़के आ सकते हैं, तो इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे. मराठी में क्या कहेंगे? उसे हम सामान्य नाम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. और पर्वत, पर्वत जब हम शब्द पुकारते हैं तो कई तरह के दुनिया में जितने पर्वत हैं उन पर्वतों की जो नाम है, नाम हमारे सामने
आ सकते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर एक पर्वत का नाम हमारे सामने नहीं आएगा, पूरी पर्वत जाति का नाम हमारे सामने आता है। नदी, जब हम नदी कहते हैं तो पूरी नदियां हमारे सामने उसका बोध हो सकता है। उसके बाद में पाठशाला, कई तरह की पाठशाला होती है, लेकिन जब कोई पर्टिकुलर पाठशाला होती है तो वो अलग होता है। लेकिन पाठशाला कहेंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा है। लड़का जातिवाचक संज्ञा, पर्वत जातिवाचक संज्ञा, नदी, पाठशाला, देश, कई तरह के देश होते हैं, शहर, इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं जिनकी वजह से पूरी जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे दूसरा जो भेद है, दूसरा जो प्रकार है, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में संज्ञा का दूसरा जो भेद है उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ज्याला आपण मराठीमध्ये विशेष नाम असं म्हणतो। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? देखो, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उस शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आई बात समझ में? जब हम किसी शब्द को पुकारते हैं तो बस उसी लड़का हो या जगह हो या व्यक्ती हो या प्राणी हो, हम बस हमें उसी का ही बोध होता आहे। म्हणजेच काय, मराठीमध्ये बघूया, ज्या शब्दामुळे आपल्याला फक्त विशेष व्यक्ती, वस्तू, ठिकाण यांचाच बोध होतो, तेव्हा त्या शब्दाला आपण मराठीमध्ये विशेष नाम म्हणतो, हिंदीमध्ये मात्र त्याला व्यक्तिवाचक संज्ञा असं म्हटलं जातं। तो इसके उदाहरण देखेंगे हम, तो जैसे राम, देखो राम, हम जब शब्द पुकारते हैं तो हमारे सामने राम नाम का कोई व्यक्ति हमारे नजर के सामने खड़ा हो जाता है। उसके बाद गंगा, देखो हमने ऊपर कहा था नदी, नदी है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन गंगा, गंगा हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो गंगा यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद में जापान, देखो यहां पर हमने कहा था देश, ये जातिवाचक है, लेकिन जापान है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद में मृत्युंजय, यह एक कादंबरी है, किताब तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब हम मृत्युंजय कहते हैं तो वही कादंबरी का नाम या हमारा उसका चित्र हमारे नजर के सामने आता है। उसके बाद में अग्निपंख, यह है कादंबरी। एप्पल, देखो जैसे यहां पर फल बहुत सारे होते हैं, फल अगर कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन एप्पल अब जब हम कहेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा? एक तो या फल सफरचंद आएगा, सेब आएगा, या एप्पल एक कंपनी है, एप्पल मोबाइल, मोबाइल कहेंगे तो बहुत सारे मोबाइल, वो है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन एप्पल मोबाइल जब हम कहेंगे तो वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, इन दोनों में फरक है, सगळ्यांच्या लक्षात आलं असेल। जातिवाचक संज्ञा आणि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञामध्ये संपूर्ण जातीचा बोध होतो आणि व्यक्तिवाचक संज्ञामध्ये विशेष व्यक्ती, वस्तू, प्राणी किंवा ठिकाण यांचा आपल्याला बोध होतो। अब हम आगे बढ़ेंगे, तीसरा जो भेद है, तीसरे भेद की ओर चलते हैं। यहां पर तीसरा जो भेद है हिंदी में, उस संज्ञा के भेद का नाम है भाववाचक संज्ञा। देखो हमारे मन में, हम इंसान हैं, इंसानों के मन में कुछ, ज़हन में कुछ क्या आता है, दिमाग में क्या आते हैं? भाव आते हैं, मन में हमारे वो भाव पैदा होते, उन भावों को भी हमें यहाँ पर देखना है। जब किसी शब्द से, इसकी परिभाषा देखते भाववाचक संज्ञा, जब किसी शब्द से मन के भाव, अवस्था, गुण, दशा का बोध होता है, उस शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मन के अंदर पैदा होने वाले भाव, मनाच्या आतमध्ये तयार होणारे जे काही भाव आणि भावना आहेत त्या, किंवा एखादी अवस्था, त्याच्यानंतर आपल्यामध्ये असणारे गुण, दोष, त्यानंतर दशा, अवस्था, या सगळ्या गोष्टींचा जर आपल्याला बोध होता असेल तर असा जो शब्द असतो, ऐसा जो शब्द होता है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। आई बात समझ में? तो यहां पर आपको भाववाचक संज्ञा क्या होती है उसके बारे में समझ में आया होगा। तो इसके हम उदाहरण देखेंगे, जैसे प्रेम, देखो हमारे अंदर प्रेम यह एक भावना है, उसके बाद में उसके खिलाफ नफरत, प्रेम, नफरत, बचपन अवस्था है हमारी, मिठास, कड़वाहट, गरीबी, अमीरी, ईमानदारी, होशियारी, इस तरह के जितने भी भाव भावना होते हैं, अवस्थाएं होती है, गुण होते हैं, दशा होती है या अवस्था होती है, इन सब के लिए जो शब्द हम उपयोग में लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं,
उन सब शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं. मराठीमध्ये सुद्धा भाववाचक संज्ञा आहेत, भाववाचक नाम आहे. अब आगे बढ़ते हैं. इसका चौथा जो भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा. आई बात समझ में? द्रव्यवाचक संज्ञा, उसकी परिभाषा देखेंगे. जो शब्द पदार्थ या द्रव्य का बोध कराते हैं उन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. जिस शब्द से हमें किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उस शब्द को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे पानी, घी, दूध, सोना, लोहा, तेल आदि जो शब्द होते हैं, ऐसे जितने भी शब्द आएंगे जिसकी वजह से हमें किसी पदार्थ या किसी द्रव्य का बोध होता है उन सब शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. म्हणजे असे शब्द की ज्यामुळे आपल्याला पातळ पदार्थ असतील किंवा घट्ट पदार्थ असतील, परंतु ज्या वस्तू आहेत त्यांचा आपल्याला जर या ठिकाणी बोध होत असेल तर त्याला द्रव्यवाचक संज्ञा असं म्हटलं जातं. हिंदी में ऐसे जब भी शब्द आएंगे तो आपको यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा, यह जो पर्याय है उसे आपको क्या करना है, चूज करना है. आगे बढ़ेंगे. पांचवा जो प्रकार है, पांचवा जो भेद है संज्ञा का, उसकी तरफ बढ़ते हैं. समूहवाचक संज्ञा. अब समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा देखेंगे. जब किसी शब्द से समूह या समुदाय का बोध होता है उस शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. परिभाषा से ही हमारे समझ में आ जाता है क्या? जब किसी शब्द से समूह यानी बहुत सारे लोगों का एक साथ आना या किसी प्राणियों का एक साथ आना या किसी चीजों का एक साथ होना, उन सबको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है. म्हणजेच काय, गठ्ठा, समूह एकत्रित जेव्हा त्या ठिकाणी मग व्यक्तींचा समूह असेल किंवा वस्तूंचा समूह असेल किंवा प्राण्यांचा समूह असेल, या सर्वांना या ठिकाणी हिंदीमध्ये समूहवाचक संज्ञा असं म्हटलं जातं त्या शब्दांना. तो हम इसके जो उदाहरण देखेंगे. जैसा कक्षा. देखो कक्षा यानी कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसलिए कक्षा यह शब्द समूहवाचक संज्ञा है. सेना में एक से लेकर बहुत सारे कितने सैनिक जो होते एक साथ होते हैं, सैनिकों की टुकड़ी होती है, तो उसे सेना यह शब्द समूहवाचक संज्ञा है. भीड़, लोगों की भीड़ जमा हो जाती है. सभा में बहुत सारे लोग होते हैं. परिवार में एक से ज्यादा लोग होते हैं. झुंड, अब झुंड प्राणियों का भी झुंड होता है. दल में बहुत सारे लोग होते हैं. गुच्छा, फूलों का गुच्छा, एक साथ एक फूल नहीं होता, कई फूलों का एक साथ लाकर उसे गुच्छा बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं मराठी में, गुच्छ कहते हैं. पुस्तकालय, जहां पर बहुत सारी किताबें रखी होती है. ढेर, अनाज का ढेर होता है. इस तरह से कक्षा, सेना, भीड़, सभा, परिवार, झुंड, दल, गुच्छा, पुस्तकालय, ढेर, ऐसे जितने भी शब्द हैं जिनकी वजह से हमें समूह या समुदाय का बोध होता हो, उन सब शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. इस तरह से हमने हिंदी के भीतर या हिंदी विषय के अंदर संज्ञा और संज्ञा के जितने भी भेद होते हैं उनके बारे में यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लिया है, ऐसा मैं समजता हूँ. म्हणजेच काय, तर या ठिकाणी आपण मराठीमध्ये आणि हिंदीमध्ये जास्त काही डिफरंट नाही आहे, थोडा काहीतरी फरक आहे, तो आपण समजून घ्यायचा आहे. तर या ठिकाणी तुमचं आता मागचे जे काय आपण मागच्या तासिकेमध्ये नाम आणि नामाचे प्रकार आपण बघितले आणि आज आपण हिंदीमध्ये संज्ञा और संज्ञा के भेद देखे. पण यामध्ये दोघांमध्ये काय फरक आला आहे तो तुमच्या लक्षात आला असेल. जर तुम्हाला काही आणखी अडचण आली तर तुम्ही नाम आणि सर्वनाम देखील नाम आणि नामाचे प्रकार बघू शकता. तो अब हम आगे बढ़ेंगे. संज्ञा के भेद इस जो अपना पीरियड है, इस पीरियड का जो हमने लिया है उसके कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ हम यहाँ पर वाक्य देखेंगे, उदाहरण देखेंगे. भारतीय सेना बहुत बहादुर है. भारतीय सेना बहुत बहादुर है. यहाँ पर सेना, अभी हमने देखा सेना क्या है, समूहवाचक संज्ञा है. उसके बाद है मेरे घर के सामने पाठशाला है. मेरे घर के सामने क्या है, पाठशाला. अब पाठशाला जो है, पाठशाला जो हमने देखा जातिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर पाठशाला यह जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है. लेकिन अगर कक्षा कहेंगे तो कक्षा में विद्यार्थी होते, कक्षा यह समूहवाचक संज्ञा होती है. मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं. देखो परिवार, अब यहाँ पर परिवार यह है समूहवाचक संज्ञा. मुझे सोना खरीदना पसंद है.
अब सोना जो है, सोना यह द्रव्यवाचक संज्ञा मानी जाती है। उसके बाद में कुत्ता ईमानदार होता है। ईमानदारी यह उसके डॉग के अंदर होने वाला क्या है, गुण है। आई बात समझ में? तो इसलिए ईमानदार यह शब्द क्या है, कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद में रमेश खेल रहा है। यहां पर रमेश किसी लड़के को दिया हुआ नाम है। रमेश, अब जब रमेश कहेंगे तो रमेश, हमारे सामने रमेश नाम का लड़का या उसका ही चित्र हमारे आंखों के सामने आएगा, इसलिए रमेश यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और आखिरी, पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं। देखो यहां पर पर्वत यानी हमें पूरी जाति का बोध होता है, पर्वत जाति का, इसलिए पर्वत यह क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। इस तरह से हमने यहां पर ये 7 उदाहरण देखे हैं। अब आपको ये मैंने जो आगे के उदाहरण दिए हैं, इसका आपको खुद क्या करना है, इनके जो भेद है, भेद कौन से होते हैं, यह आपको मुझे कमेंट्स में लिखकर भेजने हैं। आम में बहुत मिठास होती है। मिठास यह कौन सी संज्ञा है, आपको मुझे बतानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली यह शब्द कौन सी संज्ञा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी, मन के अंदर मैं खुशी हो रही है, हमने देखा है, यह संज्ञा का कौन सा भेद है, मुझे बताना है। दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। दूध, इस शब्द के नीचे हमने अंडरलाइन की है, तो इसका भेद, संज्ञा का भेद मुझे आपको बताना है, या आप मुझे बताएंगे। बच्चा खेल रहा है। बच्चा, यहां पर बच्चा खेल रहा है, बच्चा यह कौन सी संज्ञा है, मुझे बतानी है। मैं अपने भाई से प्रेम करता हूं। प्रेम, इसकी संज्ञा का कौन सा भेद है, आप मुझे बताएंगे। अमिताभ बच्चन एक कलाकार है। अमिताभ बच्चन, एक्टर को मैंने नाम दिया है, मैंने मतलब लोगों ने नाम दिया है, अमिताभ बच्चन। यह जो है, यह अमिताभ बच्चन, यह कौन सी संज्ञा का प्रकार है, मुझे आपको बताना है। इस तरह से आज हमने संज्ञा और संज्ञा के भेद देखे हैं। बघा, आज आपण या ठिकाणी पहिली जी आपली हिंदीची तासिका आहे, त्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की मराठी आणि हिंदीचं कॉम्बिनेशन ज्या ज्या ठिकाणी गरज वाटली त्या ठिकाणी मी हिंदीमध्ये तुम्हाला मराठीमध्ये तुम्हाला त्याचं स्पष्टीकरण दिलेलं आहे। आशा करतो की तुम्हाला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो नक्की आवडला असेल। जर आवडला असेल तर लाईक करा, त्यामुळे माझाही उत्साह वाढणार आहे। आणि टीईटीचा जो तुमचा अभ्यास आहे तो तुम्ही कंटिन्यू ठेवा। रोज आपण एक ना एक तरी व्हिडिओ, आपण एक तरी तासिका आपण या ठिकाणी टाकत आहोत। पुढच्या 80 दिवसामध्ये तुम्ही रोज जर एक व्हिडिओ बघितला, जर मन लावून किंवा एकदा दोनदा जर रिपीट करून बघितला, तरी मला असं वाटतं की तुम्हाला वेगळं काही बघण्याची गरज पडणार नाही, कारण आपण सर्वच अभ्यासक्रम त्यामध्ये कव्हर करणार आहोत। पुन्हा आपण भेटणार आहोत, तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।